ओके, क्या आपके मोबाइल के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 का नोट्स आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. सर ओके फाइन. एंड नाउ इट इज ऑडियबल टू यू? Yes, sir. यस सर। ओके फाइन. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. इलेक्शन नंबर 2, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. चलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है. सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. मतलब कैन आई से वेक्टर बी इज इक्वल्स टू उसका जो डायरेक्शन है वो आई कैप के डायरेक्शन में, ऐसा कह सकता हूं मैं. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप के डायरेक्शन में. इज दैट क्लियर? Yes, sir. फ्रेंड्स, आपको आपके वीडियोस ऑन रखना है अभी. प्लीज एवरीबडी स्विच ऑन योर वीडियोस. आपको वीडियोस आपके ऑन रखना है. रोहित भाई इज ऑलरेडी विद अस. तो आपके वीडियोस प्लीज, एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन द वीडियो एंड डोंट डिस्कनेक्ट द सेशन टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. आपको लेक्चर के एंड तक लेक्चर अटेंड करना है. ओके, प्लीज एवरीबडी स्विच ऑन द वीडियोस. Everybody are requested to switch on the video. Okay, let us come back to the question number 2. The magnetic field is a parallel to the y-axis and the charged particle is moving along the x direction. मतलब ये चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी इज इन द x डायरेक्शन मतलब आई कैप. नाउ द क्वेश्चन इज which way would the Lorentz force be for electron and for the proton. मतलब इलेक्ट्रॉन पे एंड प्रोटॉन पे ये जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है that is known to you. The force, magnetic force can be given by Q into V cross B. That is the magnetic force. आपको पता है. अब मुझे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना है. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन. चलो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? Negative. तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. वेलोसिटी तो दिया हुआ है कि वो प्लस आई कैप के डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि जे कैप के डायरेक्शन में है. तो अब मुझे बता दो कि ये एफ का जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा. माइनस में आई क्रॉस जे. तो आई क्रॉस जे तो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का के ऊपर जो फोर्स है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज नेगेटिव के कैप का मतलब माइनस जेड डायरेक्शन. तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव जेड डायरेक्शन. बट अब अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो वापस से वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे. F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B. बट यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसका वेलोसिटी वेक्टर आई कैप. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी जे कैप दिया हुआ है एंड आपको पता है कि आई क्रॉस जे के कैप होता है. मतलब यहाँ पे प्लस के कैप हुआ. मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन of a force on the proton is towards the plus z direction. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. यहाँ पे उन लोगों ने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया. ऐसा लिख दिया कि भाई फ्रॉम द राइट हैंड स्क्रू लॉ, by applying the right hand screw law we can find the direction. It is found to be a minus z for electron
एंड प्लस Z फॉर द प्रोटॉन। बट मैंने वो सारा मैथमेटिकली प्रूव करके दिया आपको। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का जो मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर डिटेल में वो सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ समथिंग समथिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज इट्स एनर्जी एज वेल। मतलब 3 चीज आपको फाइंड करना है। कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ है, तो उसका रेडियस फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 2 आपको उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, एंड नंबर 3 आपको उसका काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो वो कौन सा मोशन करेगा? UCM. तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। और उसका रेडियस किसी को याद है? उसका जो रेडियस है वो mv/qb है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय mv/qb। अब मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। वेलो स्पीड इज आल्सो गिवन एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, मतलब ऑल द 4 क्वांटिटीज गिवन टू यू। So can you find the speed? Can you find the radius? You will find by taking the ratio. You will find 0.26 meter, मतलब 26 सेंटीमीटर। Is that clear to you? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता कि पार्टिकल जो है ना वो परपेंडिकुलर एंटर नहीं हो रहा है, पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर नहीं हो रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बना के एंटर हो रहा है, तो किसी को पता है कि व्हाट शुड बी द रेडियस? अगर ऐसा दिया होता आप कि हो जाएगा. नहीं, हाँ, so the formula of the radius will be equals to mv sin theta up. So this is the formula if the charge particle enters with some angle. तो यहाँ पे तो कोई एंगल 90 ही है, sin 91 होता है, so no worry about that. So it is a mv/qb as it is. चलो फ्रीक्वेंसी पता है किसी को? याद करो थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर हमने प्रूव कर दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला qb/2πm है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो Eb/2πm। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी Eb/2πm। अगर ऐसा नहीं करना है तो और एक चीज आप कर सकते हो, एज यू नो V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, तो R इंटू 2πf इज ऑल्सो इक्वल्स टू R इंटू 2πf। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा के बदले हम 2πf भी लिख सकते हैं, तो R इंटू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी को सब जगह इक्वेशन बता दो तो वो हो जाएगा V/2πr। अब हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास उसका स्पीड भी है, तो वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन दिस वे आल्सो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन आल्सो गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। और काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली क्या होगा उसका फॉर्मूला, तो बोले हाफ mv², है तो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो जो आप हाफ mv² करोगे ना तो आपको आंसर जूल में मिलेगा। और जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 10⁻16 से, -19. हाँ 1.6 10⁻19 से आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो जो आपका जूल का आंसर है उसको अगर 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको जूल का जो भी आंसर आता है उसको आपको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करना होता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फॉर्म हो जाएगा।
तो इज दैट गिवन टू द कैलकुलेशन इज गिवन टू द होमवर्क? क्या ये मैं होमवर्क में दे सकता हूँ इसके कैलकुलेशंस? Yes, sir. ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ साइक्लोट्रॉन्स ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ऐसा बोला गया है कि व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्रोटॉन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है। प्रोटॉन दिया हुआ है, मतलब फ्रेंड्स हमको यहाँ पे प्रोटॉन दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी शुड कंसीडर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.67 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास दिया हुआ है एंड प्रोटॉन का चार्ज भी हमको पता है, वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है। तो याद करो फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन के अंदर हमने प्रूव किया है कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो QB/2πm है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन Q कर दूंगा। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे सॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी है ना, उसका सिंबल V जैसा लिखा हुआ है, V जैसा मतलब म्यू जैसा लिखा हुआ है। तो इट इज कंफ्यूजिंग विद द वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी। तो आई एम ऑलवेज यूजिंग द सिंबल फॉर द वेलोसिटी इज अ V and for the frequency I am using the symbol F, so it will not be confused, it is not getting confused in between that। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F के बदले V लिखा हुआ है। इट इज डन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स क्या आप ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो? आपके पास मास है, चार्ज है एंड फ्रीक्वेंसी भी है। तो कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। और दूसरा हमको ये भी पूछा हुआ है कि इफ द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब रेडियस दिया हुआ है हमको और काइनेटिक एनर्जी का पूछा हुआ है। तो रेडियस के ऊपर से काइनेटिक एनर्जी हमको पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, और इन प्लेस ऑफ ओमेगा आई कैन राइट 2πf। तो क्या आपके पास रेडियस है? हाँ अभी दिया ना। क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है? हाँ वो फ्रीक्वेंसी भी हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर सकते हो? आप स्पीड फाइंड कर सकते हो, समथिंग समथिंग मीटर पर सेकेंड। एंड वंस यू आर एबल टू गेट द स्पीड, you are also able to get the kinetic energy by applying the formula half mv square। अब ये जो आंसर आएगा वो वापस फिर जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आंसर है उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. So question number 4 is almost on the similar track of the third question. Third and fourth are almost similar questions. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes or no? Yes, sir. Okay. So friends, come to the next question. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, an element is a AXI cap is placed in the origin and carries the current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at the distance 0.5 meter? तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जूही पटेल
हाँ सर। बका बैठा बैठा लेक्चर अटेंड करेगा सुता सुता? सर बैठा बैठा। अच्छा, तो यहाँ पे हमको करंट एलिमेंट दिया हुआ है और हमको कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, यू नो द मैग्नेटिक फील्ड, बायोट सावर्ट लॉ हमने डिस्कस किया है। तो मैग्नेटिक, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट एलिमेंट? कोई करंट एलिमेंट है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किसी को याद है फ्रेंड्स? आई इंटीग्रेशन आई एल क्रॉस। अरे करंट करंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ओनली द करंट एलिमेंट। So the magnetic field due to the current element can be given by formula mu naught upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. You can also find by this way. यहाँ पे आईडीएल का है ना, वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट एलिमेंट जो है वो आई एल जो है वो ए एक्स आई कैप है, और ए का जो वैल्यू है ना, ए का वैल्यू, ए एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो करंट एलिमेंट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, बट लेट पुट दिस वैल्यू एट द लास्ट इन द इक्वेशन। बट यहाँ पे जो आर कैप है ना, आर कैप, उसको मैं मुझे आर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं आर कैप को आर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ ए की जगह डेल्टा। हाँ, दैट शुड बी अ डेल्टा एक्स और डी एक्स, चलेगा वो अभी जो भी है। डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, मतलब वो हमारे लिए जो डीएल है वो डेल्टा एक्स आई कैप है, एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है, मतलब 1 आई कैप दिया हुआ है, मतलब डीएल जो एलिमेंट है हमारा वो 1 आई कैप हमको दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, वेक्टर डीएल जो है वो तो 1 आई कैप है, और वेक्टर आर क्या है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो कहाँ पे है, तो वो भैया है वाई एक्सिस पे, कौन सा डिस्टेंस पे, 0.5। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए भैया? 0.5 जी के। 0.5 जे कैप मीटर। वेरी गुड। डोंट लुक एट द सॉल्यूशन मेथड, सॉल्यूशन के मेथड को मत देखो, सॉल्यूशन के मेथड को मत देखो। चलो, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻⁷। permeability of a vacuum is a 4 pi 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई। आईडीएल का जो वैल्यू है, आई का करंट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 एम्पियर, एंड डीएल वेक्टर डीएल का वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा भैया, तो ये 10⁻² आई कैप, 1 आई कैप, 1 सेंटीमीटर आई कैप, 10⁻² आई कैप, एंड वेक्टर आर क्या होगा, 0.5 जे कैप, 0.5 जे कैप अपॉन आर क्यूब, मतलब 0.5 का क्यूब। तो फ्रेंड्स 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², 10⁻⁻7, 10⁻⁻9, बट एक 10 है तो 10⁻⁻8 बचेगा। 1.5 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 0.5 का स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में 0.5 का स्क्वायर बचेगा, एंड बाकी बचेगा आई क्रॉस जे कैप। तो फ्रेंड्स 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो 4 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 4 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 बचेगा, एंड आई क्रॉस जे कैप का मतलब क्या होगा, के कैप। तो फ्रेंड्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 5 × 10⁻⁻8 टेस्ला, एंड इन द पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करें, ओनली द मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला, एंड इन विच डायरेक्शन, तो इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वो आएगा। क्या फ्रेंड्स ये बात समझ में आया आपको?
यस सर। तो यहाँ पे क्या किया है सॉल्यूशन में उन लोगों ने कि मैग्नीट्यूड अलग से निकाला है, डायरेक्शन अलग से निकाला है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ही फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया। क्या ये समझ में आया आपको? यहाँ पे टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में क्या किया है कि मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड किया है एंड डायरेक्शन अलग से फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज एक साथ कर दिया है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। So this is about the illustration number 5. Okay. Let's try to solve the question number 6 as well. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या आपके मोबाइल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपको क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, अ स्ट्रेट कैरिंग अ करंट, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट of a 12 ampere is bent in a semi-circular arc. फ्रेंड्स, आपके आपके जो मोबाइल का जो कैमरा है वो प्लीज ऑन रखो। प्लीज स्विच ऑन योर मोबाइल कैमरा प्लीज। A straight wire carrying of current 12 ampere is bent in the semi-circular arc of a radius 2 centimeter, as shown in figure. Consider the magnetic field B at the center of the arc. Then question number 1, what is the magnetic field due to a straight element? Number 1. Number 2, in what way the contribution of B from the semicircular differs from that of the circular loop, and in what way does it resemble? Would your answer be different if the wire is bent in the semicircular arc of a same radius but in the opposite direction? तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसमें उसके अंदर से 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना। उसको हमने बना दिया 2 सेंटीमीटर के आर्क में कन्वर्ट कर दिया, ये मतलब लिखा हुआ है। तो कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स? तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है और उसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बट ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है मतलब स्ट्रेट सेगमेंट, तो उसके लिए ये पॉइंट उसके एक्सिस पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद करो, मैंने प्रूव करके दिया था, हमने जब बायोट सावर्ट लॉ डिस्कस किया तब हमको पता था कि कोई भी एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? तो ये थीटा है ना, वो करंट एलिमेंट एंड वेक्टर आर, मतलब उसके करंट एलिमेंट से वो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई पॉइंट करंट एलिमेंट के एक्सिस पे है तो वेक्टर आईडीएल का डायरेक्शन एंड वेक्टर आर का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट उसके एक्सिस पे है तो वेक्टर आईडीएल एंड वेक्टर आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल उसका 0 हो जाएगा। तो 0 एंगल माने मैग्नेटिक फील्ड भी 0, बिकॉज साइन 0 0 होता है। तो फ्रेंड्स
कोई अगर करंट एलिमेंट है और उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो करंट एलिमेंट के द्वारा एक्सिस के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल जीरो है, आइडियल एंड आर्क का बीच का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो लाइन सेगमेंट है सेमी सर्कुलर लूप के अंदर, जो लाइन सेगमेंट है उसके द्वारा ये पॉइंट पे कितना, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो जीरो आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो जीरो आएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो द स्ट्रेट segments do not contribute to the magnetic field। तो मतलब ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स जो है उसके द्वारा ये सेंटर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का, वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर आर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो इसके ये स्ट्रेट सेगमेंट्स जो है ना उसके द्वारा कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस, तो किसके द्वारा, इसके द्वारा तो नहीं हो पाएगा, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो भाई ये सेमी सर्कुलर आर्क तो है ना उसके द्वारा तो प्रोड्यूस हो सकता है ना, मतलब स्ट्रेट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होगा, बट सेमी सर्कुलर आर्क है उसके द्वारा तो प्रोड्यूस होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बस वही है कि भाई इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू द बी बाय द सेमी सर्कुलर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप, इन व्हाट डज द रिसेंबल। तो अब ऐसा दिया हुआ है कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, एंड हाउ इज इट डिफर्ड विद द सर्कुलर आर्क। अब सेमी सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिफरेंट होगा और उसको सर्कुलर आर्क के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी को याद है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड, यू रिमेंबर, it was a mu naught I upon 2r or 2a, if the radius is a then it is a 2a, if you remember। तो ये पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड है, एंड सेमी सर्कल का याद है उसके आपको हाफ करना है। तो सेमी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड mu naught I upon 4a होगा, where a is the radius। तो यहाँ पे अगर सेमी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इट इज a 4 pi into 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू 12 एम्पियर है अपॉन 4, एंड जो रेडियस है, तो रेडियस हमको आर्क का दिया होगा, इट इज अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर माने 2 into 10⁻⁻² मीटर। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 6 pi 2 4 गेट कैंसिल, 2/12/2 मतलब 6 हो जाएगा, 6 pi into 10⁻⁵ मिलेगा मुझे टेस्ला में। चलो पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको, पाई 14 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, 3.14 into 6 करो तो क्या मिलेगा, 18.684 19. 3.14 into 6 करो, 18.84 18.84, ओके 18.8 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो क्या कैन आई से 1 point approximately 1.9 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इज दैट क्लियर? बट मुझे ये बताओ कि ये सेकंड जो फिगर नंबर ए है उसका मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? योर फिंगर शुड बी वाउंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस। तो योर फिंगर वाउंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड लेना है आपको, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वाउंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वाउंड करते हो फिंगर को तो आपका थंब इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वो क्रॉस मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी जो मतलब ये, और क्वेश्चन नंबर बी में ऐसा पूछा हुआ है कि हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द सर्कुलर रिंग। तो फ्रेंड्स सोचो कि अगर पूरा सर्कल होता तो मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना होता, डबल होता। डबल। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सेमी सर्कुलर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कुलर लूप।
तो आपको ये भी लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेमी सर्कल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेम रेडियस। तो सेमी सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर आर्क से हाफ होगा, बिकॉज सर्कुलर आर्क का इससे डबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, would your answer be differ if the wire is bent into the semicircle of the same radius but in the opposite direction? मतलब इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? चलो बताओ, कोई चेंज आएगा हाँ फ्रेंड्स? सर, हाँ आंसर या आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी रिमेन्स द सेम बट ओनली द सर आएगा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, बता दो, वेट अ मिनट। तो वैसे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट नाउ इफ यू वाउंड योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल बिकम्स आउटवर्ड, तो डायरेक्शन जो है ना वो अब डॉट हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाएगा, अदरवाइज द आंसर इज कम्स आउट टू बी द सेम। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? तो यस सर। क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ओनली व्हाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। तो सी ऑप्शन का आंसर ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे बी का जो ऑप्शन बी है ना, तो ये टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में ये सॉल्व नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है कि 1.9 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, तो पूरा यहाँ पे वो लार्ड सर की बुक में भी सॉल्व करके दिया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो मैंने जो बुक आपको प्रोवाइड किया उसमें सारा सब बहुत ही मतलब अच्छे से सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जो नोट्स अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो तो टेक्स्ट बुक, पूरा टेक्स्ट बुक का है, तो उसमें मतलब थोड़ा प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ था, बट यू विल बी गेटिंग इट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। कंसीडर अ टाइटली wound 100-ton coil having a radius 10 centimeter and carrying a current of 1 ampere. What is the magnetic field at the center of the coil? तो फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी स्पेशल केस डिस्कस किया हुआ है कोयल के। कोयल का वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या था? μ0 Ni a² / 2x² + a² raised to 3/2, दैट वाज द बेसिक फॉर्मूला। अब आपको पता है कि ऑन द सेंटर अगर सोचते हैं, ऑन द सेंटर, तो आपको ये पता है कि आपको x0 लेना है, तो x0 ले लो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, तो योर इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द दिस वन। अब आपको नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो व्हाट यू नीड, व्हाट एल्स यू नीड, ऑल द थिंग इज गिवन टू यू, सो यू विल गेट द आंसर। क्या मुझे ये करवाने की जरूरत है फ्रेंड्स? नो सर। तो अब इलस्ट्रेशंस जो मुझे करवाने थे वो अभी खत्म हुए। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ले रहा हूँ, अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ले रहा हूँ। आज पूरा मतलब न्यूमेरिकल ही हम डिस्कस करेंगे। Illustration number 1 to 7 is over. Now let us discuss some exercise question. It is a slightly lengthy chapter. Okay. चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा सोचना और मुझे करवाने की जरूरत है कि नहीं आप बोल देना। नंबर 1, a circular coil of a ton 100 tons, each tons having radius 8 and current पास किया हुआ है, so what is the magnetic field in the center? जस्ट अभी हमने जो किया वही है, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 7 में जो किया वही का वही है। तो रिंग है आपके पास और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगर n टन्स है तो μ0 Ni/2r आपको करना है, और एक ही टन है तो μ0 I/2r और 2ab, मतलब रेडियस को r बोलो या a बोलो, क्या फर्क पड़ता है। अब नंबर ऑफ टन्स है, करंट है, रेडियस है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या मैं कराऊं तो चले, कराओ क्या चलेगा? चलेगा। क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो? यस सर। हाँ सर। ओके फाइन। सेकंड क्वेश्चन कैन नॉट बी डन। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर नहीं किया है अभी,
ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाइन पास हो रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक ड्यू टू द करंट? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड दैट वाज आस्क्ड इन द जेडब्ल्यू एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, वो जेडब्ल्यू के अंदर भी पूछा हुआ है, एक बार वो पूछ लिया है एआई ट्रिपल में, वैसे जेडब्ल्यू में नहीं बट एआई ट्रिपल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज, ओवरहेड का मतलब पता है आपको क्या होता है? केबल। वो आपके ऊपर से वो पावर लाइंस केबल कभी कभी नहीं देखते आप, कभी मतलब कुछ विलेज में आप जाते हो, हाँ सर, इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर टू द ईस्ट टू द वेस्ट। देखो ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेनली ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में क्यों पूछा था, तो डायरेक्शन के वजह से पूछा था। जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्शन के वजह से पूछा था। तो ये हमारे लिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को वाई अज्यूम कर लेते हैं, और डॉट एंड क्रॉस मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब वो अपवर्ड होगा हमारे लिए, एंड इनवर्ड डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड होगा। आपको ये पता है ना फ्रेंड्स कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है ना, वो हमारे जो अर्थ होती है ना, अर्थ उसके पैरेलल सब कुछ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारे अर्थ के पैरेलल होता है। नॉर्थ का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर जाने का, नॉर्थ का मतलब ऐसा कदे नहीं होता है कि ऊपर जाने का। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो ये चारों डायरेक्शन जो होती है ना, वो हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है। ऊपर का डायरेक्शन मतलब अपर डायरेक्शन हुआ, एंड अर्थ के अंदर का डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ। तो ये अपर डायरेक्शन जो है वो हमारे लिए प्लस जेड डायरेक्शन होगा, डॉट, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमारे लिए माइनस जेड डायरेक्शन होगा। क्या ये साइन कन्वेंशनल मतलब ये पता चला आपको सारा चीज? यस सर। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर। वो क्या कर लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन को अपर डायरेक्शन सोच लेते हैं। फ्रेंड्स नॉर्थ डायरेक्शन कदे अपर डायरेक्शन नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ये चारों डायरेक्शन हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल ही होते हैं। अपर अलग है एंड नॉर्थ अलग है। क्या ये चीज आपके माइंड में घुसा, ये पता चला आपको? यस सर। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। तो आप भी पहले ये जो मैंने फिगर बना दिया है ना, अभी मैंने जो आपको साइन कन्वेंशन दिया हुआ ना, इसको याद रख दो, इसको मतलब इसको सेट कर दो माइंड में, तो कोई भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। देखो वो 90 एम्पियर करंट है, बट कौन से डायरेक्शन में? तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब एक वायर है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। देखो ये हमारा वायर हो गया, अभी मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये वायर, ये रहा हमारा करंट कैरिंग वायर, ये रहा वायर। और ये वायर में कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है भैया? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। तो अभी हमने जो साइन कन्वेंशनल अज्यूम किया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने जो अज्यूम किया है, अकॉर्डिंग टू दैट आईएल का डायरेक्शन क्या रहेगा? बता दो भैया। आईएल का डायरेक्शन देखो, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, हमारे लिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये क्या समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, what is the magnitude and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर बिलो द लाइन? नहीं कर पाओगे आप, ये नहीं कर पाओगे। अच्छा मैं आप बता दूं आपको, चलो जाने दो इसको। मुझे लगा ये फोर्स वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना रखे और कौन से डायरेक्शन में रखे तो ये वायर स्टेशनरी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये वायर के द्वारा
वायर के नीचे की तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब चलो सर बात, एग्जैक्ट नीचे। हाँ नीचे की तरफ साइड, वायर के नीचे की साइड, मतलब ओवरहेड वायर ऐसा है तो उसके नीचे की साइड यहाँ पे। हाँ तो माइनस जे कैप। सही बात है आपका। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इफ योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका फिंगर ऐसे वाउंड होगा, ऐसे वाउंड होगा, जैसे मैंने बताया ना, ये देखा देखो जैसे मैंने बताया, तो ऐसे वाउंड होगा आपका जो फिंगर है ना उसके वायर के ऊपर, इस हिसाब से वाउंड होगा। हाँ फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन ले एग्जैक्टली लो। नीचे की तरफ आप सोचोगे तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट तो वो डाउन, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब साउथ डायरेक्शन में जाएगा, माइनस जे के। तो अब वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैंने है ना अभी वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना अभी प्रूव नहीं किया है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना वो μ0I अपॉन एट द डिस्टेंस r। कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 2πr है, μ0I अपॉन 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेरी लॉन्ग वायर। तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो μ0 4π × 10⁻⁷ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वायर इज अ 90 एम्पियर, तो करंट 90 एम्पियर है अपॉन 2π, एंड r का कौन से डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आपको, 1.5 मीटर पे फाइंड करना है। ये फॉर्मूला अभी मैंने प्रूव नहीं किया है, आई विल प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर। रिंग का μ0I अपॉन 2r होता है, वायर का μ0I अपॉन 2πr होता है, और r जो है वो दिया हुआ है कि आपको 1.5 मीटर बिलो। चलो 4π 2π 2π कैंसल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 180 डिवाइड बाई 5, 90 × 2 180, 180 डिवाइड बाई 15। चलो 180 डिवाइड बाई 15 क्या होता है, 180 डिवाइड बाई 15 1.2। 180 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 1.8 कर देते हैं, 1.8, तो यहाँ पे 10⁻⁻5 हो जाएगा, 6/5, 6/5 तो 1.2 रहेगा, 1.2 10⁻⁻5 टेस्ला। चलो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, एंड डायरेक्शन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे वायर का, आपको वायर को ऐसे पकड़ना है कि योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो योर फिंगर विल बी बाउंड लाइक दिस, और नीचे की साइड आपको नीचे की साइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हो रहा है तो वहां पे नीचे की साइड अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की साइड। अगर ये सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको जाएगा साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ये जो टेंजेंट है ना नीचे की साइड के, नीचे की साइड में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो वायर के आसपास, पहली बात के मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, पहली बात। दूसरी बात, सर्कुलर फील्ड लाइंस के अंदर कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वायर की नीचे की साइड, ये ओवरहेड वायर है, तो नीचे की साइड अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ होगा। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। Yes, sir. तो इसका आंसर 1.2 10⁻⁵। किसी के पास बुक पड़ा है? किसी के पास अभी न्यूमेरिकल का बुक पड़ा हुआ है, खुला हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आंसर बराबर है, देखो तो मेरा हाँ बराबर आ रहा है ना आंसर? राइट है। हाँ हाँ सोलेनोइड बाकी है अभी, 2 लॉन्ग वायर बाकी है, स्क्वायर बाकी है, ओके ये सब बाकी है। ओके, यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। आप 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ फ्रेंड्स। तो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ चैम्बर a uniform magnetic field of 6.5 गॉस। देखो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का जो MKS यूनिट है वो टेस्ला है,
एंड CGS यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो गॉस है, एंड द रिलेशन इज 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻4 टेस्ला, वाइसे वर्सा 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻4 गॉस, वाइसे वर्सा अगर 1 गॉस आपको दिया हुआ है कि तो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो दिस थिंग शुड बी नोटेड, ये चीज आपको अभी याद रखना है। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 6.5 गॉस मतलब 6.5 10⁻⁻4 टेस्ला दिया हुआ है। चलो अब क्या दिया हुआ है, an electron is shot into the field with the speed of, आपको इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया हुआ है 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड दिया हुआ है। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि वो नॉर्मल टू द फील्ड है। तो आपको सबसे पहले तो थ्योरी लिखना है कि भाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन can be given by formula V cross B, that is equals to minus E into V cross B. So this force is a perpendicular to the velocity, hence the path is a circular one. तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पूछा है कि उसका पाथ सर्कुलर क्यों होता है, वो आपको दिखाना है, वो बताना है। तो वो हमने बता दिया कि भाई ये नॉर्मल एंटर हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। तो वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका पाथ सर्कुलर रहेगा। अगर वो कोई और एंगल से एंटर होता तो इलेक्ट्रॉन को कोई और एंगल से एंटर करते तो क्या होता, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे नॉर्मल के बदले कोई और एंगल से एंटर करते तो क्या होता? हेलिकल मोशन। तो हेलिकल होता, तो उसका पूरा थ्योरी लिखना पड़ता कि भाई वी हैव टू कंसीडर द टू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वन कंपोनेंट मेक्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, other component will make the circular motion and because of that the resultant motion is a helical. अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब रेडियस तो हमको पता ही है, बोलो क्या करेंगे? mv/qb मतलब mv/eb। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन। तो ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 में इन द 11th क्वेश्चन obtain the frequency of a circular orbit, does it depend on the speed of the electron? तो फ्रीक्वेंसी हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा हमको, qb/2πm, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Eb/2πm है। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में मास भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। एंड लास्ट में लिखना है कि इट डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में देखो तो स्पीड कहीं पे नहीं है, तो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो 11th एंड 12th बोथ द क्वेश्चन कैन बी डन। तो क्या ये फ्रेंड्स समझ में आया दोनों क्वेश्चन? यस सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आज आपको एक पेपर भी मिलेगा, उसमें आज का नहीं होगा, आज थर्सडे है फ्रेंड्स, एवरी थर्सडे यू आर हैविंग एग्जाम्स। तो अभी मैं आपको एक पेपर भी सेंड करता हूँ, उसमें आपका आज का नहीं होगा बट आज तक होगा। आज तक जितना भी ये चैप्टर नंबर 4 कर रहा है उसके अंदर से क्वेश्चन हो गया। आपको कल रात तक पेपर सबमिट करना है, कल रात तक। अभी पेपर मैं सेंड कर रहा हूँ, कल रात तक आपको उसको पेपर लिख के कंपल्सरीली सबमिट करना है। तो आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। यू नीड टू सेंड द पेपर बाय टुमारो नाइट 8 o'clock, ओके? और कल हमारा एज पर द शेड्यूल लेक्चर भी होगा। तो आज का यहाँ पे लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। आज का होमवर्क
इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 7 एंड एक्सरसाइज के जो मैंने कराया है वो अभी मैं आपको व्हाट्सएप में दे देता हूँ, कौन से क्वेश्चन कराए। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? No,